ये कि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना। जो कहते थे कि मोदी हमारे कार्यक्रम में चाय बेचने लायक है, उनका तो पता नहीं वे कौन सी दुनिया में है। लेकिन मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जी हाँ, 2014 में जिस लोकप्रियता की लहर पर बैठकर वे रायसीना हिल तक पहुंचे थे, आज भी देश में उनकी उतनी ही लहर और लोकप्रियता है। लोकप्रियता ऐसी कि रेस कोर्स का नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग रखने को लेकर भारत भर का समर्थन, और आज भी देश अपने सबसे बड़े और प्रिय नेता को पलकों पर बैठा कर रखता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लोगों का ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय प्यार शायद ही किसी और प्रधानमंत्री को मिला हो। शायद यही कारण है कि कांग्रेसियों के पेट में पिछले 11 साल से दर्द हो रहा है और शायद अगले कई वर्षों तक होता रहेगा। इसके पीछे कारण यह है कि पीएम मोदी ने सरकार के मायने बदल दिए हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के 11 साल होने पर आज मैं और मेरे साथी मिलकर मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर बात करेंगे, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। सबसे पहले हमारे सहयोगी यश रावत एनडीए सरकार की 11 साल में अर्थव्यवस्था कैसी रही, इस पे अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। 2014 में मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 की स्थिति में छोड़कर गए थे। आज $4.2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और एक्सपर्ट्स की मानो तो कुछ ही वर्षों में जर्मनी को भी पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के बाद भी देश आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पिछले 11 सालों में देश में विदेशी निवेश बढ़ा है, विदेशी निवेशकों का विश्वास लौटा है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर दुनिया की कोई और रेटिंग एजेंसी हो, हर कोई भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की भविष्यवाणी ही करता है। मेक इन इंडिया और PLI जैसी स्कीम मैन्युफैक्चरिंग इंजन को ग्रोथ दे रही हैं, तो वहीं स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का बड़ा नेटवर्क खड़ा करके दिया है। ऐसे तमाम आंकड़े हैं जो अगर मैं आपको गिनाऊं तो कई घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी, लेकिन उन सभी का निष्कर्ष यही है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, महंगाई नियंत्रण में है। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे। याद कीजिए, कांग्रेसी इकोसिस्टम 2014 में बार बार यह सवाल उठाता था कि अरे मोदी अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे। मनमोहन सिंह तो हार्वर्ड से पढ़े हैं, अर्थशास्त्री हैं, लेकिन मोदी क्या करेंगे। आज 11 साल बाद संतोष के साथ ये बात कही जा सकती है कि मोदी ने करके दिखा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हार्वर्ड से पढ़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने देश को समझना और कठिन फैसले लेना जरूरी है। निश्चित तौर पर 2016 का डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा ही फैसला था जो पीएम मोदी ने लिया, और हमने देखा कि कैसे नकली नोटों का मार्केट कोलैप्स किया, कैसे आतंकवादियों की फंडिंग पर चाबुक चला, कैसे नक्सलियों की फंडिंग रुकी, और इससे इतर कैसे डिजिटल पेमेंट लोगों ने स्वीकार किया। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और श्रेया अरोड़ा की रिपोर्ट में देखते हैं कि एनडीए की 11 साल में विकास कैसे हुआ। राजा बाबू के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन राजा बाबू को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए कई पीआर कंपनियों को हायर कर रखा है। वे पीआर कंपनियां राजा बाबू को अलग अलग जगह ले जाती हैं और फोटो शूट होते हैं। फिर राजा बाबू जहां भी अपना मुंह अपने आप खोलते हैं, वहीं उनकी पोल खुल जाती है। यही कारण है कि राजा बाबू को आज तक देश रिजेक्ट कर रहा है। राजा बाबू कौन है वो आप खुद से समझिए और 2013 और 2014 को याद कीजिए, जब पीएम मोदी देश के विकास का विजन लोगों के सामने रख रहे थे। तभी लोगों को समझ आ गया था कि देश कैसे आगे बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने उस विजन को जमीन पर उतारा। आज आप देखते हैं कि एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वैश्विक स्तर के बनकर खड़े हैं। छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स बनाकर उन्हें फ्लाइट से जोड़ा गया है। सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेसवे का तो ऐसा जाल देश भर में बिछाया गया है कि आप कहीं भी चले जाइए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की सड़क आपके स्वागत में बिछी मिलेंगी। ये ऐसे ही नहीं हो गया है, बल्कि दिन रात की मेहनत के बाद हुआ है। इस समय कई बार लोगों को लगता है कि अरे सड़क बनाना कौन सी बड़ी बात है। 2014 से पहले सड़क बनाना ही सबसे बड़ी बात थी। सरकार आकर चली जाती थी, लोग प्रदर्शन करते रहते थे, लेकिन हाईवे, एक्सप्रेसवे छोड़िए, सिंगल लेन सड़क तक नहीं बनती थी। इसी तरह से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा जाल बिछाया गया है। याद रखिए, जब हम पूरा देश कहते हैं तो पूरा देश होता है। नॉर्थ ईस्ट उस इंफ्रास्ट्रक्चर से छूटता नहीं है जैसे पहले होता था। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग तक ट्रेन पहुंचाने का प्रयास होता है, यानी देश के हर हिस्से तक विकास पहुंचाया गया है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि लोगों की जेब में पैसे जा रहे हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं,
लोगों की आय बढ़ रही है, विकास हो रहा है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की और तेजी से बढ़ेगी। यही तो देश चाहता है और ये सब पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व के कारण हो रहा है। खैर, अब हमारे सहयोगी शुभम बताएंगे कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के स्तर पर सरकार ने पिछले 11 साल में काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ और देश ने देखा कि कैसे मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया, कैसे पाकिस्तानी एयर बेसिस को भी तबाह किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे काम हो रहा है, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में देश की सुरक्षा रही है। यही कारण है कि देश के अंदर आतंकी हमले लगभग बंद हो गए हैं। बहुत दुस्साहस करके आतंकी बॉर्डर क्षेत्र तक निपट जाते हैं। उनका भी ऐसा जवाब उन्हें मिलता है कि देश की छवि अब पूरी दुनिया में स्पष्ट है कि अगर भारतीयों को नुकसान पहुंचा, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो भारत घुसकर मारेगा। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, चीन को भी भारत ने डोकलाम और लद्दाख में मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम किया गया है। बाहरी दुश्मनों के साथ साथ देश अंदरूनी आतंकवादियों जैसे नक्सलवादियों का भी सफाया कर रहा है। कह सकते हैं कि सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार ने जो किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जहां तक विदेश नीति की बात है तो पीएम मोदी की ये बात उसे बिल्कुल स्पष्ट करती है। न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। कह सकते हैं कि यही विदेश नीति भारत की रही है। पीएम मोदी ने संकट के समय में भी बड़े और निर्णायक फैसलों से विदेश नीति को लेकर भी दिखा दिया है कि भारत का अपना एक पक्ष है और वो उससे डिगेगा नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध के समय तमाम दबावों के बाद भी भारत रूस के खिलाफ खुलकर नहीं गया और ना ही उसके समर्थन में खुलकर गया। भारत ने यही कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि पिछले 11 साल में अमेरिका में 3 राष्ट्रपति रहे। सबसे पहले ओबामा थे, फिर ट्रंप आए, फिर ट्रंप के बाद बाइडेन आए और अब फिर ट्रंप। सभी से पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे रहे। यह दिखाता है कि पीएम मोदी विदेश नीति के माहिर खिलाड़ी निकले। बिल्कुल, पिछले 11 साल विदेश नीति के स्वर्णिम साल कहे जा सकते हैं। यह भी याद रखिए कि कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम 2014 में पीएम मोदी का इसी बात को लेकर बड़ा मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि मोदी गुजरात के सीएम रहे हैं, वे विदेश नीति कैसे संभालेंगे। आज 11 साल बाद भी वो पूरा इकोसिस्टम युवराज को लॉन्च करने में लगा है। खैर, इन 11 साल में ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले भी सरकार ने लिए और संस्थाओं को सशक्त भी किया है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जयेश। 11 साल में एनडीए की सरकार ने दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो, निर्णय करने का साहस हो और देश हित प्राथमिकता हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आर्टिकल 370 को हटा देना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ देश के इकोसिस्टम का नहीं बल्कि कई विदेशी प्लेयर्स भी अपने हित साध रहे थे। पाकिस्तान और भारत विरोधियों के पैसों पर पूरा इकोसिस्टम यहाँ इस आर्टिकल की आड़ में पल रहा था। पीएम मोदी ने एक झटके में कांग्रेस की इस ऐतिहासिक भूल को सुधार दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके अलावा चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, 3 तलाक का कानून हो, महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून हो, जीएसटी को लागू करना हो, नए क्रिमिनल लॉ को लागू करना हो, वक्फ कानून में संशोधन करना हो या फिर राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का रास्ता साफ करना हो, सरकार किसी भी ऐतिहासिक फैसले पर लड़खड़ाई नहीं बल्कि पूरी हिम्मत से जुटी रही। याद रखिए, पीएम मोदी के नेतृत्व का यही कमाल है कि कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम के इतने बड़े इकोसिस्टम के खिलाफ उतरकर वो इतने बड़े फैसले कर पाए। नहीं तो कांग्रेसी तो इस घमंड में चूर रहते हैं कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसले लागू करके दिखा दिया कि कितना भी सिस्टम तुम्हारा हो, संविधान और देश की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है। इसके अलावा आज जब कांग्रेसी वामपंथी को सिस्टम दिन रात संस्थाओं को संदिग्ध बनाने का प्रयास करता दिखाई देता है, तब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोदी सरकार ने संस्थाओं को कैसे सशक्त किया। उदाहरण के लिए संसद ने कानून पास करके ईसीआई अपॉइंट करने का नियम बनाकर न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि संसदीय लोकतंत्र को भी सशक्त बनाया। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में पहली बार एलओपी को शामिल किया गया। इकोनॉमिक डिस्प्यूट के समाधान के लिए नए संस्थान और आईबीसी जैसे कानून बनाए गए। सहकारिता और जल शक्ति जैसे नए मंत्रालय बनाए गए। इसके अलावा आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट भी इसके बड़े उदाहरण हैं। आरबीआई गवर्नर ने बयान देकर ये बात कही कि विकास को गति देना उनकी अनिवार्यता नहीं है बल्कि महंगाई नियंत्रित करना उनकी अनिवार्यता है। इसके बाद भी सरकार के किसी मंत्री ने कभी भी आरबीआई के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ यूपीए के समय हमने देखा है कि कैसे पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जैसे नेता ब्याज दरें कम न करने पर आरबीआई पर सवाल उठाते थे।
इसके अलावा न्यायपालिका भी सशक्त होती दिखाई दी। जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2014 से लेकर अब तक बने हैं, उन सभी ने यही कहा कि हमारे ऊपर सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहा। हाँ, ये सही है कि सरकार की तरह न्यायपालिका को अपने अपने दायरे में काम करने को लेकर कहा गया, और ये सही इसलिए है क्योंकि संविधान भी यही कहता है कि अपने अपने दायरे में काम किया जाए। इस तरह देखें तो कांग्रेसी इकोसिस्टम के नैरेटिव के उलट संस्थाएं पिछले 11 साल में सशक्त होती हुई दिखाई दी हैं। सरकार के ऐतिहासिक फैसलों को आपने देखा और यह भी देखा कि कैसे संस्थाएं पिछले 11 साल में मजबूत हुई हैं। अब देखिए कि पिछले 11 साल में सरकार ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए क्या काम किया है। देश की सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करने, उन्हें सजाने और संवारने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने जिस तरह से प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों, स्थलों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए काम किया, वैसा आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। पीएम मोदी ने स्वयं मंदिर की आधारशिला रखी और उन्होंने ही भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। पूरे अयोध्या को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए करोड़ों रुपयों से अयोध्या में काम हो रहा है। श्री राम वन पथ गमन परियोजना भी पीएम मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य 9 राज्यों के उन 15 स्थलों का पुनर्निर्माण करना है जहां जहां भगवान श्री राम गए थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पीएम मोदी की बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक है। कॉरिडोर के निर्माण के बाद काशी जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में गुणात्मक स्तर पर वृद्धि हुई है। कॉरिडोर ने काशी की अर्थव्यवस्था को गति दी। होटल कारोबारियों की आय 65% तक बढ़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में 34% से अधिक रोजगार में बढ़ोतरी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही पीएम मोदी ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कराया है। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद उज्जैन में भी तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी पीएम मोदी ने कराया। 2021 में उन्होंने केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित की। इसके साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना की शुरुआत भी की गई। इस योजना के तहत चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को एक ऐसी सड़क से जोड़ने की योजना है जो किसी भी मौसम में बंद ना हो। अब एक सवाल और उठता है कि क्या पहले की सरकारें संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं करती थी? तो देखिए, पहले की सरकारें संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बजट तो निकालती थी, लेकिन वो बजट कांग्रेसी वामपंथी बुद्धिजीवियों के काम आता था। जी हाँ, संस्कृति को बढ़ावा देने के नाम पर इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसे स्थान बनाए जाते थे। इन स्थानों पर बैठकर कांग्रेसी वामपंथी बुद्धिजीवी क्या करते थे, ये किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद देश की संस्कृति आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आज जब कॉरिडोर बनते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, रामायण म्यूजियम बनता है, रामवन गमन पथ बनता है, इन सब स्थलों पर जब आम लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं, तब वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को महसूस करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कि पिछले 11 साल में हर क्षेत्र में देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, सुरक्षित बन रहा है, गरीबी कम हो रही है, किसान समृद्ध हो रहे हैं, मध्यम वर्ग की आमदनी बढ़ रही है, टैक्स कम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है। इन सब से बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत था एकात्म मानववाद का, वो सरकार की योजनाओं में लागू होता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी का प्रयास है कि योजनाओं को 100% लागू किया जाए। यही कारण है कि आज आप किसी गांव में जाएंगे तो किसी गरीब के यहाँ आपको पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना हुआ घर मिलेगा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिला हुआ सिलेंडर मिलेगा, जनधन योजना के तहत उसका अकाउंट बैंक में होगा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उसे राशन मिलता है, पीएम सौर घर योजना से मुफ्त बिजली मिलती है, और अगर उसके पास कुछ खेती है तो किसान सम्मान निधि के तहत उसके अकाउंट में पैसे भी आते हैं। मुफ्त इलाज के लिए उसका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इस तरह देखें तो पीएम मोदी ने व्यक्ति की सभी आधारभूत जरूरतों को सरकार की योजनाओं से पूरा किया है। इसी को लोक कल्याणकारी सरकार कहते हैं, और शायद यही कारण है कि तमाम पीआर करने के बाद भी राजा बाबू कहीं भी चुनाव नहीं जीत पाते। खैर, पीएम मोदी के 11 साल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।